सायंकाल हुआ। पति के चित्र को रात रानी की सुगंधित माला पहनाने के बाद उसके सामने घी का दीप जलाया और फिर जलाई अगरबत्ती भी। वातावरण रात रानी और अगरबत्ती की मिलीजुली सुगंध से भर उठा एक वारगी। हमेशा की तरह सामने बैठकर अपलक निहारने लगी पति के चित्र की ओर सरोजवाला। भरभरा आई थी आंखें और झरझर कर गालों पर बहने लगे थे आंसू। बार बार खीर अर्पित न कर पाने की व्यवस्था से दुखी होने लगा मन। अचानक सनसनाने लगा उसका मस्तिष्क। लगा था जैसे हजारों चिंटियां रेंग रही हो उसके मस्तिष्क में। कुछ समझ पाती वह कि इसके पहले बहुत जोर से दूर से आती एक आवाज सुनाई पड़ी उनको। वह आवाज उनको पहचानी से लगी। ध्यान से सुनने लगी आवाज को। समझते देर नहीं लगी उन्हें। उनके स्वर्गीय पति की थी वह आवाज। शायद काफी दूर से बोल रहे थे, इसलिए उस स्वर धीमा था थोड़ा। पति महोदय कह रहे थे, सरोज तुम खीर बहुत अच्छी बनाती हो, कभी फिर बनाओ ना। फिर थोड़े अंतराल के बाद उनकी आवाज सुनाई दी, समझ गया मैं, सब कुछ मेरी समझ में आ गया। चिंता मत करो, मेरा मित्र गांगुली तुमसे मिलेगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। स्पष्ट है सरोजवाला के मन में सवेरे से ही खीर की भावना प्रगाढ़ हो रही थी। इसी कारण स्वर्गीय पति के मन से उनके मन का संबंध स्थापित हो गया था, अदृश्य रूप से, जिसे एक संयोग ही कहा जाएगा। सरोजवाला पहले इसके रहस्य को ना समझ सकी। उन्होंने उसे भ्रम मान लिया मन का। लेकिन जब दूसरे दिन नित्य की भांति पति के इस चित्र के सामने बैठी थी तो फिर उनका सनसनाने लगा मस्तिष्क और चिंटिया जैसी रेंगने लगी और फिर उन्हें दिवंगत पति की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वे कह रहे थे, मुझे मेरी सौतेली माँ ने दूध में विष दिया था, उसी से मेरा शरीर मुझसे छूट गया। इसमें जिस शरीर में मैं हूँ वह बहुत हल्का है, लेकिन पहले शरीर जैसा ही है। कब तक इस शरीर में रहना पड़ेगा बतला नहीं सकता। यह सुनकर सरोजवाला से रहा नहीं गया। वो सिसकते हुए कहने लगी, मैं अनाथ, एकाकी और आश्रयहीन पड़ी हूँ इतने बड़े मकान में, क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? बोलो, नहीं आ सकते? अंतिम शब्द गले में अटक गया और रोने लगी सरोजवाला। पति की विष मृत्यु हुई थी, यह नहीं जानती थी वह। सौतेली माँ ने सारी जायदाद हड़पने के लिए रास्ता साफ किया था। विष देकर उनके पति को ये समझते देर न लगी सरोजवाला को। कुछ क्षण रुककर फिर उन्हें पति की आवाज सुनाई दी। अवरुद्ध कंठ से वे बोल रहे थे, मेरे पिताजी ने छोटी माँ से छिपाकर मकान तुम्हारे नाम लिख दिया है। शायद यह बात किसी को भी मालूम नहीं है, तुमको भी नहीं। मकान का कागज वकील समीर बाबू के पास रखा है। गांगुली को साथ लेकर चली जाना और कागज ले लेना। इस प्रकार मानसिक वार्तालाप प्रायः नित्य होने लगा पति पत्नी के बीच, जिसके फलस्वरूप बहुत से ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन पर सहज ही लोगों का विश्वास होना कठिन है, लेकिन परमाणुविज्ञान की दृष्टि में अति महत्वपूर्ण है वे तथ्य। विष मिला दूध पीने के थोड़ी देर बाद श्यामाचरण धरणीधर के सारे शरीर में जलन होने लगी और वे बेहोश हो गए। और उसी बेहोशी की स्थिति में उनका शरीर छूट गया और जब उनको होश आया और अंतर चेतना जागृत हुई तो भौतिक जीवन उनके लिए विस्मृत हो चुका था। अब उनकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में थी और थी सूक्ष्म जगत में। उनके लिए सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत ही सब कुछ था। लेकिन सरोजवाला की ओर से जब उनका मानसिक संबंध जुड़ा तो तत्काल भौतिक जीवन की सारी स्मृतियां जागृत हो उठी एक बार की। उनकी संसारिक मोहमाया से मुक्त हुई उनकी आत्मा एक बार फिर उस मोहमाया से पुनः ग्रस्त हो गई। वह धीरे धीरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की सारी घटना एक के एक बाद उभरने लगी उनके सामने। इससे परमाणुविज्ञान का एक सिद्धांत स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि मृतात्मा को अपने भौतिक जीवन की स्मृति नहीं रहती, अपनी वर्तमान स्थिति को ही सत्य समझती है। लेकिन कोई उस मृतात्मा का सगा संबंधी
अथवा उसके परिवार का सदस्य उसके संबंध में बराबर कुछ न कुछ सोचता है, उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसकी आवश्यकता के विषय में सोचता विचारता अथवा किसी को बतलाता है, उसकी वस्तु का उपयोग करता है, उसकी किसी गुप्त बात को प्रकट करता है, उसके चित्र को अपने पास रखता है अथवा अपने शयन कक्ष में रखता है, उसे पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करता है और उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम करता है, तो इस अवस्था में उस व्यक्ति से स्वयं अपने आप मृतात्मा का अगोचर संबंध स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह मृतात्मा इस संसार के लिए जाग जाती है और उसको अपना संसारिक जीवन स्मरण हो आता है। इतना ही नहीं, जीवन की एक एक घटनाएं उसके सामने उभरने लग जाती हैं। परामनोविज्ञान के इस सिद्धांत का भी पुष्टिकरण होता है कि ऐसी जागृत आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने सगे संबंधियों से अपना मानसिक संपर्क स्थापित कर लेती हैं और अपने इच्छानुसार उनको और उनके जीवन को संचालित भी करती हैं। और इतना ही नहीं, उनके कर्म क्षेत्र में समय समय पर उचित सहयोग भी देती रहती हैं। लेकिन जब तक सब कुछ उनके अनुकूल होता रहता है तब तक तो सब ठीक है, और जहाँ उनके प्रतिकूल अथवा उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो समझिए सारी स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इस संदर्भ में परामनोविज्ञान यह भी कहता है कि इस प्रकार की जागृत मृतात्माएं सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी अपने आप को स्थूल शरीर में जीवित समझने लग जाती हैं और रहने लग जाती हैं अपने परिवार के बीच। ऐसी मृतात्माओं को उनकी वस्तुस्थिति को समझना अति कठिन होता है और उनसे पिन छुड़ाना भी होता है कठिन। मैं आगे की घटना का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करूं, उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन्हें अवश्य देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। और यदि आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने जीवन के रहस्य को उद्घाटित करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। इनके शुल्क किंचित मात्र हैं।